Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we will discuss about conjunction. Conjunction is very interesting part of the speech. क्योंकि ये वो कंजक्शन है कि अगर हम लफ्ज़ कंजक्शन को देखें तो जंक्शन का मीन है जोड़ना, मिलाना या संगम, मिलाप को कहते हैं। यानी मकसद है ये चीज़ों को जोड़ने का काम सर अंजाम देता है। तो यूँ कह लें कि इट इज़ द लोयल पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वफादार यानी कि मकसद है कि उसका हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम का एक जुमला कोट करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे कहा था। स्टार्टिंग में मैंने जब पहले लेक्चर आपको डिलीवर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि A to Z में आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि जो चीज़ बेस से उठाई जाए वो ज़्यादा मजबूत होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम DO सरदार सैफुल्लाह खान कुपांग साहब, उन्होंने मुझे जुमला कोट किया था, प्लक विन लक वाइन्स। यानी कि कामयाबी जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके समेटा जाता है। लक वाइन्स, लक में गुड भी आ जाता है, बैड भी आ जाता है। लक वाइन्स, और जो चीज़ अगर आपको फॉर्चुनेट मिल भी जाए तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता, आपको उसकी बेसिक्स का पता नहीं होता। तो मकसद है आप एक पहुंच तो जाते हैं किसी मंजिल तक, लेकिन यह है कि आप वो नहीं कर पाते जो एक वो बंदा कर पाता है जो एक स्ट्रगल करता है शुरू से। तो ग्रामेटिकली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आता है कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव में। तो मुख्तलिफ टाइप्स के एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। तो आप जब तक इनको नहीं देखेंगे, नहीं वॉच करेंगे, लेसन नहीं करेंगे तो तब तक आपकी कोई चीज़ भी करेक्ट नहीं हो सकती। और इस चीज़ का हमें एहसास उस वक्त होता है जब हमारे सामने कोई पेपर आता है तो फिर हम वहाँ पर तुक्के लगाते हैं। तो तुक्के लगाने से बेहतर है कि कंसेप्चुअल जो है ना कुछ किसी चीज़ को सुना जाए। तो लेट्स हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, ये कंजक्शन हरूफ अत्फ इसको कहते हैं, या हर्फ अत्फ। वो कहता है कंजक्शन इन इंग्लिश में हर्फ अत्फ। व्हाट डू कंजक्शन डू, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजक्शन, व्हाट डू दे लुक लाइक, वेयर टू प्लेस दैम। ये तो कंजक्शन इन इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में क्या किरदार है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, और इसके बाद ये सारे कंजक्शंस हैं, एंड भी कंजक्शन है, ये सारे कंजक्शन है, नाइदर, बट, एज वेल एज, इफ, अदरवाइज, बिकॉज, व्हाइल, स्टिल, सारे कंजक्शन है। लेकिन कंजक्शन की भी कुछ टाइप्स हैं। एक है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनमें से कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं, ऐसे भी कंजक्शन हैं जो कोऑर्डिनेट में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सबऑर्डिनेट में आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा असल इम्तिहान है कि भाई कोऑर्डिनेट में कौन से आएंगे और सब कोऑर्डिनेट में कौन से आएंगे। इसके बाद हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कि ये सिंगल वर्ड्स हो गए और ये ऐसे हैं जो दो जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, दो जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे सो, एज, नाइदर, नॉर, आइदर और, बोथ एंड, वेदर और, थॉट, येट। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं,
यानी कि ये दोनों जुमलों में इनका इस्तेमाल होता है और बराबर होता है। नाइदर के साथ नार आएगा, आइदर के साथ आर आएगा। जो आइदर आर है ये किसी चीज़ के इंतखाब के लिए होता है, जो नाइदर नार है ये किसी चीज़ की नफ़ी के लिए होता है। ऐसे जहाँ बोथ आएगा वहाँ एंड आएगा। तो वेदर आर का मानी भी नाइदर आइदर आर के साथ एक जैसा है। और इसके साथ ये सिंगल वर्ड का एक होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड यानी मुरक्कब अल्फाज। तो उसमें मैं लिखना भूल गया, एज लॉन्ग एज, VIDD, प्रोवाइडेड दैट। और इसके अलावा लिख लें एज सून एज, या एज वेल एज लिख लें। ये हमारे यानी कि सिंगल वर्ड ये हमारे हो गए, कंपाउंड वर्ड ये हमारे हो गए। ये कंपाउंड वर्ड यानी कि दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ से बनते हैं। और हमारा ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। अगर वो पूछे ना कि यानी कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजक्शन, तो इसकी तीन किस्में हैं अमूमन। तो नंबर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, नंबर दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और तीसरा आता है वो आता है कोरिलेटिव कंजक्शन यानी कि जोड़ों की शक्ल में बनने वाले। तो इनका हम इस्तेमाल देखेंगे कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है, वेयर टू प्लेस देम। बहुत मुश्किल काम है उनको किसी का पर कैसे उनको रखना है, और व्हाट डू दे लुक लाइक, वो दिखने में कैसे नज़र आते हैं, व्हाट डू कंजक्शन डू। ये सब चीज़ें जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये तो मेरा अभी मैं इसको रहने दूंगा, इसको मैं इसको रेज कर लेता हूँ मैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर कंजक्शन की डेफिनेशन दी गई है। वो कहता है कि अ कंजक्शन जॉइंस, एक हर्फ अत जो है वो जॉइन मिलाता है किसको, वर्ड्स को, लफ्ज़ों को मिलाता है। फ्रेजेस मुरक्कब नाकिस को मिलाता है। क्लॉजेस मुरक्कब ताम को मिलाता है। एंड सेंटेंसेस और जुमलों को आपस में जोड़ता है या जुमलों को आपस में मिलाता है। ये हो गया हमारा कंजक्शन की हमारी डेफिनेशन होगी। इसमें से आपने सिर्फ वर्ड्स का हम सब ने पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि सुनने वाले ने सब पढ़े हों। तो मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने सिर्फ वर्ड्स तक उन्होंने पढ़ा होगा कि वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे है। ये उनका ना फ्रेजेस का पता है ना क्लॉजेस का। तो आए आज इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, हम लेते हैं फ्रेजेस को पहले। आज ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes incomplete sense is called arrays। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, जो नामुकम्मल मफहूम दे, इसका फ्रेज व फ्रेज कहलाता है। असल में जो फ्रेज है ये इसका ना सब्जेक्ट होता है ना इसका वर्ब होता है।
तो किसी भी वाक्य को बयान करने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या फिर एक वर्ब की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है, यहाँ दोनों में नहीं है। देखें इसके एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। नंबर 1, लैटिन कंजक्शन में सब का इस्तेमाल आएगा। नंबर 1, यू स्टूड, यू स्टूड in the corner of hall। सेकंड भी लिख लेते हैं। सेकंड है a woman was sitting besides me। beside me। तीसरा लिख लेते हैं I shall meet him at home or at office। देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ है यू स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हॉल। ये जो हमारा ब्लैक लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने किया है इन द कॉर्नर, ये हमारा फ्रेज है। यहाँ बिसाइड में ये फ्रेज है और यहाँ एट होम और एट ऑफिस, ऑफिस ये जो है हमारा ये फ्रेज है। अगर यहाँ पर हमारा एट ना होता, सिर्फ होम होता, तो फिर ये वर्ड बन जाता और ये भी वर्ड बन जाता, तो इसका इसका भी मीनिंग होता, इसका भी मीनिंग होता। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये एट आया हुआ है, तो जहाँ एट होम और एट ऑफिस ये हमारा फ्रेज हो गया। तो वो कहता है आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा एट होम, घर पर। यहाँ इसमें जो एट होम है ये फ्रेज है, या फिर वो कहता है स्कूल है, यानी कि ये एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ रहा है। या यूं कहें कि ये जो फ्रेज है ये इस सेंटेंस के साथ उसको जोड़ा गया है। या अगर यूं मैं आपको समझा दूं कि यहाँ अगर मिसाल बिलफर्ज ये सारे हमारे ऊपर मिसालें जितनी भी दी गई हैं, यानी कि ऊपर जितनी भी मिसालें दी गई हैं उसमें आप देखें कि जितने भी हमारे फ्रेजेस हैं ये सारे जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे। तो मीनिंगफुल सेंस देने के लिए ये इनको जो है ना बिकम अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इनको जो है ना एक जुमले का हिस्सा बनना पड़ा। तो जुमले का हिस्सा बन के उन्होंने फिर जो है ना अपने उन्होंने फिर एक सेंस यानी कि मीनिंगफुल सेंस उन्होंने दिया। तो ये इसका इस्तेमाल हो गया। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना चाह ले सकते हैं। इसके बाद डियर व्यूअर्स, ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा आता है क्लॉज। वो कहता है इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स contains a subject
and predicate but do not make much sense unless the other words unless the other words join to give the complete sense। क्लासेस के बारे में बता रहा है, देखिए भाई, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स अ सब्जेक्ट, वो कहता है अगर जुमलों का वो मजबूआ जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि इसमें वही वर्ब आ जाता है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है, बट डू नॉट मेक मच सेंस, लेकिन फिर भी वो सेंस नहीं देता। हालांकि हमने इसका पढ़ा है फ्रेज का, फ्रेज में तो सब्जेक्ट और वर्ब होता नहीं है, किसी जुमले का मफहूम अदा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन इसमें तो है, वो कहते हैं इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट डू नॉट मेक मच सेंस, लेकिन वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो वो आपको मीनिंगफुल सेंस दे। ऐसा नहीं होता, बाज़ का ऐसा भी होता है कि वो आपको मीनिंग नहीं देता, आगे और जुमले की जरूरत होती है। तो अनलेस द अदर वर्ड जॉइन टू गिव द कंप्लीट सेंस, तो कुछ और अल्फाज लेने पड़ते हैं उस जुमले को, उस जुमले के सेंस यानी कि मीनिंगफुल सेंस लेने के लिए। अब दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये समझाऊं, जरा तवज्जो करें आप, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है, यानी कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मजमुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब का मजमुआ है, और ये देता है मीनिंगफुल सेंस। जबकि हमारा जो, अच्छा, मीनिंगफुल सेंस देता है, इसके अलावा यूं समझा देता हूं मैं आपको, सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और ये जो क्लॉज है ये दो इशू पर मुश्तमिल होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है टीईपी एंड डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज के यानी कि एक जुमला जो होता है क्लॉज का, उसमें दो होते हैं हिस्से, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये मीनिंगफुल सेंस भी देता है और बास का नहीं भी देता। और जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज है ये नो मीनिंगफुल सेंस, ये जो है हमारा, ये मकसद है कि नो मीनिंगफुल सेंस, ये नो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इसको फिर मीनिंगफुल मैन लेने के लिए फिर इंडिपेंडेंट क्लास का, ना इसका फिर प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा बनना पड़ता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है कि हमारा क्लास जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है,
और क्लास के दो हिस्से होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है। ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और नहीं भी देता। और ये जो है ये इसके मीनिंगफुल नहीं होता, ये किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पर। तो इसके साथ मिलकर जो है ना ये अपने मफहूम को मुकम्मल करता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। Let me give some examples. नंबर एक, he said that he would come. इसके अलावा दूसरा भी एक जुमला मैं लिख देता हूं, if he comes I shall go. एक तीसरा भी जुमला मैं लिख देता हूं, मकसद है I shall watch unless you while you sleep. अभी तीन जुमले आपको समझा दूंगा, आगे फिर चलते हैं। अब पहला जुमला देखें, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक क्लॉज जो होता है ना, इसका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब देखें, इसका भी ये सब्जेक्ट है और इसका भी वर्ब भी है। ये भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें आ जाए वो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। अब दोनों में देखें, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। यहाँ का जो दैट है वो बतौर कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, यानी दोनों को तो टू क्लासेस को आपस में मिला रहा है। अगर यही दैट को देखा जाए तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है और आई थिंक रिलेटिव एडजेक्टिव में भी आता है। आई थिंक उसमें अगर नहीं आता तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है और उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है, कंजक्शन में भी आता है। तो फिर तब जब आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव में आपको, या मकसद है कि जब दी जाती है आपको ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको इंसर्कल करना होता है और चार ऑप्शन में से, तो फिर आपका मसला बन सकता है। तो ये दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। शॉर्ट लिख देता हूँ, कंजक्शन। अब यहाँ आ जाए, इफ ही कम्स, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है। ये भी सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब हो गया। ही कम आई शैल गो, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लास जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल सेंस दे, बात कर नहीं भी देता। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा जो ही कम्स, वो पहले ये बता दूं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तिया जुमला है, क्योंकि यहाँ पर इफ का इस्तेमाल किया गया है। इफ कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। गा गा गी गी गे गे, ये जहां आ जाए तो इसका पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा जो होता है वो फ्यूचर में होता है। तो इफ ही कम्स, इफ जो है ये हमारा कंजक्शन है, ये इसको मिले, दोनों को आपस में, दोनों क्लासों को आपस में मिला रहा है, जोड़ रहा है। इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, ये आपका कंजक्शन हो गया। तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यहां देखें, आई शैल वॉच, मैं निगरानी करूंगा। वाइल यू स्लीप,
आपके सोने के दौरान। तो आई शैल वॉच वाइल यू स्लीप, ये हमारी दो क्लासेस हैं, इधर भी है, इधर सब्जेक्ट वर्ब है। और ये जो वाइल है ये हमारा सब ऑर्डिनेट, ये हमारा सब ऑर्डिनेट का जो है ना ये कंजक्शन है। एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट कौन होता है? सब ऑर्डिनेट वो होता है जो अपना इन्हिसार किस पर करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर करता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर करता है। तो करता है व्हाइल यू स्लीप, यानी कि आपके सोने के दौरान। अब आपके सोने के दौरान क्या, ये तो मकसद एक कंप्लीट सेंस ना हुआ, यानी कि आई शैल वॉच, मैं आपकी निगरानी करूंगा। तो ये हमारा मकसद है कि व्हाइल जो है ये हमारा वो है कंजक्शन हो गया, और ये पूरा जो जुमला है हमारा ये हमारा बन गया सब ऑर्डिनेट बन गया। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब चौथा जुमला देखें। चौथा जुमला है अली इज अ मैन, अली इज अ मैन हु इज often called शेक्सपियर। अली इज अ मैन हु इज often called शेक्सपियर। ये देखें, ये इसका एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। अली इज अ मैन, अली एक आदमी है, ये इनकम्प्लीट सेंस है। मैंने पहले बताया था कि अगर सब्जेक्ट वर्ब आ भी जाए तो जरूरी नहीं है कि वो मुकम्मल मीनिंग दे। अली इज अ मैन, अली एक आदमी है, अभी कैसा आदमी है, ठीक है ना। आगे जो हु है ये वैसे प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये भी सबऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पर ये बतौर सबऑर्डिनेट यहाँ मकसद है कि हु जो है ना बतौर सबऑर्डिनेट काम कर रहा है। हु इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर, यानी कि ये वो आदमी है जो है ना अपने आप को शेक्सपियर कहलाता है। तो ये हमारा दो चार मिनट सेंटेंस हो गए, और एक और कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर 5, इफ ही वर्क्स हार्ड he will succeed। तो ही यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, वहां भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो ही, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो अगर वो मकसद है कि सख्त मेहनत करेगा, काम करेगा, ही विल सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाएगा। इसका जो हमारा ये पहला है इफ ही वर्क्स हार्ड, ये हमारा कंजक्शन हो गया। इफ ही वर्क्स हार्ड ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ ही वर्क्स, अगर वो सख्त मेहनत करेगा, ही विल सक्सीड, तो काम, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे बहुत सारे भी जुमले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो क्लॉज है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी किसी वाक्य को बयान करने के लिए, उसके मफहूम को समझने के लिए। तो एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना वो आपको सेंस दे भी सकता है, और आपको किसी ऐसे जुमले हैं जहाँ पर आपको सेंस नहीं दे सकता, जैसे कि यहाँ पर उसने नहीं दिया अली इज़ अ मैन। आगे जो है ना एक जुमला जो है ना वो उसकी ज़रूरत को उसने महसूस किया। ऐसे इफ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर भी उसने इसकी ज़रूरत को महसूस किया। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है, असल हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस, वो इस पर इंसार कर रहा है, इसके ताबे है। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। या यूँ समझ लें, अगर हम मज़ीद मैं आपको समझा दूँ कि हमारे जो कंजक्शन है, कंजक्शन के हमारे 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट क्या होता है? यानी कि उन हरूफ अत्फ का मजमूआ जो हम वज़न हो। हम वज़न क्या हो, मतलब है कि दोनों अल्फाज हों या दोनों मुकम्मल जुमले हों, या वो एक दूसरे के ताबे हों। जैसे कि ये है, एक दूसरे के ताबे हों तो वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। और डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको अपना मफहूम पूरा करने के लिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज या प्रिंसिपल सेंटेंस का
मकसद है कि सहारा लेना पड़ता है, उसके मातहत चलना पड़ता है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उम्मीद काफ़ी होगी। इसको आप मुझसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें जी, हमने पढ़ा था कि हमारा सिंगल वर्ड है कंजक्शन और कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। अब इनकी तरफ थोड़ा सा हम आते हैं ताकि इनको भी हम समझ लें। तो देखें डियर व्यूअर्स, नंबर 1, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखें, एक होता है बिकॉज, BECAUSE, एक होता है BECAUSE बिकॉज ऑफ, और एक होता है INSPI इन स्पाइट ऑफ। अब ये भी कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन, ये भी हमारा कंजक्शन हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर इफ बल्कि ये एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं, दूसरी एग्जांपल देते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो इफ है हमारा, ये कंजक्शन हो गया है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ समझाने वाली चीज़ थी वो ये है कि नंबर 2, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड in spite of working hard he failed। तो यहाँ देखें, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो डेयर व्यूअर्स, यहाँ जो इन स्पाइट ऑफ है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो है ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। यानी कि इनकी भी टाइप्स हैं फिर, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद जो है ना, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ये देखिए हमारा क्या आया हुआ है, ये हमारा नाउन आया हुआ है। यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर नाउन है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो ये आपका जो है ये नाउन है। और नाउन कौन सा है, एक तो होता है वो जो कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम के साथ बाद के साथ आता है, ये है आपका जेरंड। तो यहाँ तक देख लें आप, इनकी भी यानी कि इनकी भी किस्में हैं, कुछ और भी हैं, ये इनको बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। देखें, हमने कोरिलेटिव CON JUN CTION कंजक्शन की बात की, इनके जुमले के दोनों हिस्सों में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये जहाँ भी इनके रूल्स होते हैं, इनके रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही इज बोथ, he is both lad and cheat। तो जहाँ बोथ आएगा, बोथ के बाद एंड आएगा। ये आपको जुमला गलत होगा अगर कोई बात यूं लिखते हैं कि ही इज बोथ लायर एज वेल एज चीट। तो ये आपको जो है ना, ये इनकरेक्ट है, ये आपका गलत है। बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, और ये जो एंड है ये दो लफ्जों को आपस में आकर मिलाता है। ही इज बोथ लायर एंड चीट, यानी कि इसका जो फिर दबाव है, इसका असर वो इस पहले हिस्से पर है, ठीक है ना। ये इसका जो है ना, ही इज बोथ लायर एंड चीट, इसका जो स्ट्रेस आ रहा है वो पहले जुमले पर आ रहा है। तो ये हमारा एक जुमला हो गया। और ये मनफी के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, आइदर ही इज टाइपिस्ट और टीचर। आइदर ही इज टाइपिस्ट और टीचर, आइदर के बाद आर आता है, और जहाँ आइदर के बाद आर आ जाए तो और आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये किसी इंतखाब के लिए किसी इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर आर किसी चीज़ के इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर ही इज टाइपिस्ट और टीचर, यानी कि वह वो या तो फिर टाइपिस्ट है या फिर टीचर, टीचर बनना चाहता है। तो ये हमारा मकसद किसी चीज़ के इंतखाब के लिए होता है। आइदर के बाद क्या आएगा, आइदर के बाद आपका आर आएगा, और इसके बाद आइदर आर और वेदर और, ये दोनों ही सेम है। आइदर आर वेदर आर दोनों इंतखाब के जुमरे में आते हैं। इसके बाद हमारा और देखें, तीसरा जुमला देखें हमारा। और तीसरा जुमला हम लेते हैं अपना he can neither see you nor hear। यहाँ देखें नाइदर के बाद क्या आया, नॉर आया, और ये भी किस चीज़ की नेगेटिविटी को जाहिर करता है। ही कैन नाइदर सी यू, ना तो आप देख सकता है और ना ही सुन सकता है। नाइदर नॉर, नाइदर के बाद हमेशा क्या आता है, नॉर। इनके रूल्स हैं, तो अगर ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अगर नाइदर के बाद कुछ और लगा दे तो गलत हो जाएगा। आइदर के बाद हमेशा और आता है, और ये इंतखाब के लिए आता है, ये किसी चीज़ की नेगेटिविटी को जाहिर करता है। तो ये इतना हो गया। अब थोड़ा आते हैं हम अपने सिंगल वर्ड की तरफ।
अब देखें जी, वो कहता है वेयर टू प्लेस देम। ये भी हमारा हो गया और ये भी हो गया, ये एक चीज रहती है। देखें भाई, वो कहता है आई लाइक माई कंट्री और इट्स ब्यूटी। मैंने कहा था कि जो हमारे कंजक्शन है यानी कि सिंगल वर्ड है उसमें कोऑर्डिनेट भी आता है और सब ऑर्डिनेट भी आता है। अब कोऑर्डिनेट का भी मैंने आपको बता दिया है, सब ऑर्डिनेट का भी मैंने आपको बता दिया है। जो सब ऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट के मातहत होता है यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास के, और ये जो है कोऑर्डिनेट वो मैंने आपको बता दिया है कि वो सब्जेक्ट वर्ब और दीगर सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आई लाइक माई कंट्री फॉर इट्स ब्यूटी। तो यहाँ देखें ये जो कंट्री है ये भी वर्ड है और इट्स ब्यूटी भी एक वर्ड है, और दो वर्ड को क्या मिला रहा है, ये कंजक्शन मिला रहा है। यानी कि ये जो हमारा है ये कंजक्शन है, CUNJUNCTION, ये कंजक्शन हमारा हो गया। ठीक है, अब इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट and we are watching TV। देखो, मैंने शुरू में इसकी डेफिनेशन जो की थी वो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंजक्शन है ये दो वर्ड्स को मिलाता है या फ्रेजेस को मिलाता है या क्लॉजेस को मिलाता है या सेंटेंसेस को मिलाता है। अब दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज किसको कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और जिसको अलग भी मीनिंग लिया जाए, तो वो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अलग हो गया सेंटेंस। वी आर वाचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। और एंड जो है ये दरमियान में आकर इनको दोनों को आपस में जोड़ रहा है, यानी ये कंजक्शन हो गया। आर भी कंजक्शन हो गया और आपका एंड में ये कंजक्शन हो गया। आए इसके अब मेरे ख्याल में थर्ड जुमले की तरफ चलते हैं। थर्ड जुमला हमारा जो इसका होगा वो होगा आई लाइक मीट बट ही डज नॉट। अब अगर इसको साफ कर दें, आई लाइक मीट, मैं गोश्त पसंद करता हूँ, ही डज नॉट, तो ये अजीब सा हो जाता है। आई लाइक मीट बट ही डज नॉट, लेकिन वो वो पसंद नहीं करता। तो इसमें ये जो है हमारा कंजक्शन हो गया। इसके बाद नंबर 4, ही पेन और बुक इज रिक्वायर्ड। यानी कि ये जो हमारा ये हो गया, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। और अ पेन और अ बुक इज रिक्वायर्ड, ये हमारा क्या हो गया, CUNJUNCTI, ये हमारा कंजक्शन हो गया। तो देखें ये एंड, बट और लाइक्स और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे मकसद क्या हो गया है, ये हमारे हैं तो कंजक्शन, लेकिन कौन सा कंजक्शन है, ये हमारे कंजक्शन हो गया अपना कोऑर्डिनेट वाले हो गए, सॉरी अपना इंडिपेंडेंट वाले हो गए, जिसको कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। चलो कोऑर्डिनेट कह लें। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ना, ये इनका इस्तेमाल वहाँ पर आता है, फॉर का भी आता है, एंड का भी आता है, बट का भी आता है और का भी आता है।
आप देखें इसमें जो हमारा मातहत क्लास अगर सब ऑर्डिनेट, वो ऐसी कोई इधर बात नहीं है। इसका भी अपना क्लास है, इसका भी अपना क्लास है। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे कोऑर्डिनेट क्लास हो गए। अब आखिर में हम पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये नंबर 1, I began my work। आई बिगैन माई वर्क यानी कि मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने अपना काम शुरू किया आफ्टर दे हैड गॉन। तो यहाँ देखें, आई बिगैन माई वर्क, मैंने अपना काम शुरू किया। ये मकसद है कि इसको इसकी नेसेसिटी, ज़रूरत को महसूस कर रहा है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका असर इस पर है। आई बिगैन माई वर्क, मैंने अपना काम शुरू किया आफ्टर दे हैड गॉन, यानी कि उनके चले जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। जब वो जा चुके थे उसके बाद मैंने अपना काम जो है ना वो शुरू किया। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका कंजक्शन है। और कंजक्शन कौन सा है, CONJUN। ये आपका कंजक्शन हो गया सबऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट वाला नहीं, सबऑर्डिनेट वाला इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसमें जो दूसरी दूसरी क्लास है ना वो इसके मातहत इस पर इससे असर ले रही है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी और हमारी सेकंड हो गई, इफ ही वर्क्स हार्ड, if he works hard he will pass in the examination। अब देखें यहाँ पर ये जो हमारा इफ है ये हमारा कंजक्शन हो गया। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, में इम्तिहान में पास हो जाएगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारा दो मुकम्मल हो गए हैं। और तीसरा जो है ना आखिरी, नंबर 3, you are more intelligent than he is। यहाँ देखें, यू आर मोर इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, देन ही इज़, यानी कि जितना वो है उससे ज़्यादा ज़हीन हो। तो जो देन जो है हमारा, ये हमारा हो गया कंजक्शन और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो है ना इसका असर इस पर पड़ रहा है, ये इसके मातहत है। तो डेयर, ये हमारा कंजक्शन का आज का जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थोड़ा लंबा तो था, मैंने कहा इसको वन टाइम में मैं ख़त्म कर दूं। कंजक्शन हो गया, इसकी जो टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, जो फ्रेज़ है तो फ्रेज़ के भी हम उसको पढ़ेंगे फिर, नाउन फ्रेज़ और प्रीपोजिशनल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, जितने भी फ्रेज़ हैं उसको भी हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद है कि इसमें, अच्छा ये बात है कि आप कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि जो लिसनर और जो वाच करने वाले होते हैं वो एक चीज़ को गौर से देखते हैं। अगर कहीं पर कोई गलती तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर दिया करें ताकि मैं अपनी इस्लाह उसको कर लूँ। हम भी इंसान खता का पुतला है ना, पढ़ाते पढ़ाते
अगर कोई चीज़ गलत भी लिख जाता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है, देखने वाला होता है, वो बहुत सारे दिमाग होते हैं, वो कोई ना कोई गलती निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी। टेंशन हमारी बाकी 2 डिफाइन रहते हैं, मैं उनको एक टाइम में मैं ख़त्म कर दूँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद इंशाल्लाह जिस चीज़ को हम उठाएँगे, फिर उसको जल्दी वाइंड अप करेंगे। ये हमारा पहला जो सेशन था, ये मैं खुद स्लो चला हूँ, ताकि जो है हमारा ये कांसेप्ट पूरा हो जाए। जब ये कांसेप्ट पूरा हो जाएगा, तो आगे हम इंशाल्लाह अच्छे से चलेंगे, थोड़ा फ़ास्ट चलेंगे। तो अगर हमारा चैनल पर नए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।